जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। कल हम लोग सेट नंबर 1 कवर कर लिए थे और ये सेट जो है 27 अगस्त को करवाएगा और आज जो डेट है 28 है, यानी एक दिन बाद हमारा वीडियो आप लोग को उपलब्ध हो जाता है। टोटल क्वेश्चन इसमें 50 रहेगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 3 चीज़ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो वीडियो आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन का, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके बाद इसका जो मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ अपना खुद का, उसका मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। और तीसरा 100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलता है ज्ञान बिंदु के एप्लीकेशन पे ही, तो वो पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको मिलेगा। तो आप लोग को ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पे मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, आप पे कीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है? कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है? देखिए, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण अवश्य होगा। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण अवश्य होगा। जैसे यहाँ पे वाष्पीकरण दिया हुआ है। वाष्पीकरण किसका होता है? जैसे कोई द्रव्य है, क्या द्रव्य को जब गर्म करते हैं तो वाष्प में वो बदल जाता है। इसमें कोई नई पदार्थ का जो है निर्माण नहीं हो रहा है, कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। यही द्रव्य वाष्प में चेंज हो जाएगा, यही वाष्प फिर जाके द्रव्य में चेंज हो जाएगा, तो इसमें नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं हो रहा। तो ये जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं। अवक्षेपण आ गया। अवक्षेपण जो है, कोई जो बिलियन है, कोई भी बिलियन वो जब अभिक्रिया करती है, कोई 2 बिलियन जब अभिक्रिया करती है और अंततः जो है अब वो ठोस अंततः हुआ ठोस बन जाए, तो इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है ये रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। नेक्स्ट है द्रवण। द्रवण आपको पता ही होगा, ये जो है भौतिक परिवर्तन है, भौतिक प्रक्रिया है। और यहाँ आ जाए ऑक्सीकरण, ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो इसका आंसर जो होगा बी और डी दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी और डी दोनों होगा। ठीक है, पदार्थ का रंग, शेप, साइज बदल जाना, ये सभी भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पदार्थ का रंग, शेप, साइज ये सभी अगर बदल जाते हैं, ये सभी जो है भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे ठोस जो है वो गैस में बदल जाता है, ठोस द्रव में बदल जाता है, ये सब भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सारा पॉइंट आपको मेरा जो हैंड रिटेन नोट्स होता है उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे मैं आप लोग को जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ बताया हूँ इतने देर में। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डिस्कशन आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, वृक्क द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? तो वृक्क द्वारा, देखिए वृक्क 2 कार्य करता है। किडनी जो है वो मुख्यतः 2 कार्य करता है। सबसे पहला कार्य उसका क्या है कि रक्त से अतिरिक्त यूरिया को निकालता है। रक्त में जो अतिरिक्त यूरिया होता है उसको निकालता है और उसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहता है। और दूसरा कार्य जो है वृक्क का कि शरीर में जो लवण और जल है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको बोला जाता है ओस्मो रेगुलेशन। उसको क्या बोला जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। तो यही मुख्य 2 कार्य हैं वृक्क यानी किडनी का। ठीक है, और आप लोग एक पॉइंट जान लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मिक्चुरेशन। क्या दिया हुआ है? मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन किसको बोलते हैं ये जान लीजिए। मूत्राशय का जो आयतन होता है, मूत्राशय जो होता है उसका आयतन होता है 250 ml से लेके 300 ml तक। कितना होता है? 250 ml से 300 ml तक। लेकिन जब मूत्राशय में 150 ml मूत्र जमा होने पर मूत्र की इच्छा होती है, जिसे मिक्चुरेशन कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है पार्चुरेशन। जब कोई माँ किसी शिशु को जन्म देती है तो उसी प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे चलिए चारों का चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो इतना जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सारा का सारा पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु तथा पौधे इस बात में समान होते हैं कि वे दोनों ही दिन और रात हर समय शोषण करते हैं। जंतु या पौधा जो भी है दोनों दिन और रात हर समय शोषण करता है, ये तो सही है। नेक्स्ट है, सफ़ेद और लाल फॉस्फोरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होते हैं, यही सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ सफ़ेद फास्फोरस होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होते हैं, जबकि लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में विलय नहीं होते। अब इसके बारे में जान लीजिए। फास्फोरस निर्माण, अगर हमें फास्फोरस बनाना होगा उसके निर्माण में हमें कितने वस्तु की आवश्यकता होगी? उसके निर्माण में हमें 3 वस्तु की आवश्यकता होगी। कितने वस्तु की? 3 वस्तु की। वो कौन कौन से वस्तुएँ हैं? वो वस्तु, सबसे पहला वस्तु है हड्डी का राख। क्या है? हड्डी का राख। दूसरा वस्तु है बालू और तीसरा वस्तु है कोक।
कोक बोलते हैं, 98% कार्बन होता है कोक में, ठीक है। इस तीनों को मिला के जब विद्युत भट्ठी में डाला जाता है और विद्युत भट्ठी का तापमान कितना रहता है उस समय 1273 केल्विन। उस समय विद्युत भट्ठी का तापमान रहता है 1273 केल्विन, और जब इसे विद्युत भट्ठी में डाला जाता है और अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें जो है फास्फोरस प्राप्त होता है। और ये जो फास्फोरस प्राप्त होता है वो होता है श्वेत फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस प्राप्त होता है? श्वेत फास्फोरस, जिसे हम पीला फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। और श्वेत फास्फोरस को जब हम 523 केल्विन पर गर्म करते हैं आयोडीन की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है लाल फास्फोरस। क्या प्राप्त होता है? लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है यानी वाइट फास्फोरस को जब हम 523 केल्विन पर आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है रेड फास्फोरस। और इसी रेड फास्फोरस को जब हम 823 केल्विन की उपस्थिति में और अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं यानी अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें प्राप्त होता है वाइट फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस, ठीक है। जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यह सारा पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे पूछा जाता कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो इसका आंसर हो जाता डीएनए के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका में जो है आरएनए के द्वारा सूचनाओं का प्रवाह होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एमआरएनए और यही जो है सूचना का प्रवाह करते हैं। मैसेंजर आरएनए इन्हें बोला जाता है, यही सूचना का प्रवाह करते हैं। दूसरा आरएनए होता है आरआरएनए और तीसरा आरएनए होता है टीआरएनए, ठीक है। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन यानी तैरने करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कैसा होना चाहिए? वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है वस्तु तैर सकता है। अगर द्रव के घनत्व के बराबर हो जाएगा तैरेगा जरूर, लेकिन वस्तु जो है डूब के तैरेगा। इसमें क्या कर रहा है कि अंशतः डूब के, क्या कर रहा है कि अंशतः डूब के थोड़ा सा पार्ट डूबा रहेगा, बाकी वो तैरता रहेगा। तो इसके लिए उसका घनत्व कम होना चाहिए। बराबर होगा तो वस्तु जो है तैरेगा जरूर, लेकिन वो पूरा पानी में डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अधिक हो जाएगा, अगर वस्तु का घनत्व जो है अधिक हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा डूब ही जाएगा, वो तैरेगा नहीं। नेक्स्ट, क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या है? क्लोरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालने से जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसे ही क्लोरीकरण अभिक्रिया यानी प्रक्रिया कहते हैं। और क्लोरीकरण अभिक्रिया तो आपको बता दिया। इसमें देखिए हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए एक और चीज़ का उपयोग करते हैं, फिटकरी का, जिसे हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। क्लोरीकरण में क्या है? क्लोरीकरण में अगर ये जल है, जल में हम क्लोरीन डाल देते हैं, इसमें जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं उसको क्लोरीन जो है वो मार देता है। और हम लोग अभी वर्तमान में क्लोरीन के जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी जल में घुलने के बाद क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है और क्लोरीन गैस जैसे ही उत्सर्जित होता है वो सूक्ष्मजीव को मार देता है। अब हम लोग आ जाते हैं फिटकरी पे। फिटकरी जैसे ये जल है, जल में कुछ सूक्ष्मजीव हैं या फिर कुछ कण हैं, तो उसमें हम फिटकरी का एक टुकड़ा डाल देते हैं। तो फिटकरी का टुकड़ा क्या करता है, इसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको एक जगह जमा कर देता है नीचे में जाके, ठीक है। नीचे में जाके जमा कर देता है और ऊपर में जो है पानी वो साफ दिखने लगता है और हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य और मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होते हैं। रक्त में इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत अधिक होती है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रक्त में जो है 3 चीज़ पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या जो होती है रक्त में वो 45 से 50 लाख ठीक है, प्रति 1 मिलीमीटर क्यूब में होता है, प्रति 1 मिलीमीटर क्यूब में होता है। किसकी? आरबीसी की संख्या। अब डब्ल्यूबीसी जान लीजिए। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है 6 से 7 हज़ार प्रति 1 मिलीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जान लीजिए प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो है वो 1.5 लाख से लेके 3 लाख प्रति 1 मिलीमीटर क्यूब होता है इसकी संख्या, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि आरबीसी की संख्या जो है डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है और यहाँ जो है उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, पहला सही था। नेक्स्ट है रक्त पट्टिकाणु, ब्लड, यहाँ पे प्लेटलेट्स होगा, ठीक है, प्लेटलेट्स लिख लीजिएगा। रक्त के थक्का बनने में सहयोग करते हैं, हाँ सही है, 1 और 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है।
और आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है मेरा डिस्कशन जो मैं करवा रहा हूँ वो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दीजिए, और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वातावरण में धुंध बन जाने, धुंधा यहाँ लिखा गया मतलब धुंध लिखना चाह रहे थे, धुंध बन जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं तो प्रकाश के बिखराव के कारण। प्रकाश के बिखराव को हम लोग प्रकीर्णन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं? तो लेंथेनाइट समूह के सारे तत्व जो हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं। एक्टिनाइट समूह के कुछ तत्व जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है सारे तत्व, इसलिए लेंथेनाइट सिर्फ इसका आंसर होगा। लेंथेनाइट जो है, लेंथेनाइड का परमाणु संख्या होता है कितना? 57, और 58 से लेके 71 तक कुल 14 तत्व जो है लेंथेनाइड में आते हैं। और एक्टिनाइड का परमाणु संख्या है 89, तो 90 से लेके 103 तक कुल 14 तत्व जो है एक्टिनाइड की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, शरीर के वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट है, एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड का समय लगता है, 2 मिनट 55 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, इसका व्यास दे रखा है 280 मीटर और समय दिया है 2 मिनट 55 सेकेंड यानी 275 सेकेंड। 275 सेकेंड में धावक जो है कितना? 3.5 चक्कर पूरा करेगा। कितना पूरा करेगा? 3.5 चक्कर। मतलब जैसे कि यहाँ से शुरू किया मानिए, तो एक चक्कर में फिर यहीं आ जाएगा, दूसरे चक्कर में फिर यहीं आएगा, तीसरे चक्कर में फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चौथा चक्कर जो शुरू करेगा उसमें उसको आधा ही जाना है, तो आधा जाना है तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया? विस्थापन। इसमें दूरी आपसे नहीं पूछा गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दूरी नहीं पूछा गया, विस्थापन पूछा गया। तो विस्थापन जो होगा कितना होगा? 280 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है, व्यास के बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा 280 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन उष्मा का कुचालक है, बिल्कुल गलत है। माइका उष्मा का चालक है, विद्युत का कुचालक है, ये सही है। केवल 2 इसमें सही है। माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं। इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? तो ये हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? जीन, ठीक है। देखिए, जीन जो होते हैं, जीन किस में पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। डीएनए किस में पाए जाते हैं? क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं? कोशिका में। और कोशिका किस में पाए जाते हैं? सजीव में, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको जीन नहीं रहता, अगर डीएनए रहता तो आप डीएनए आंसर मारते। जीन और डीएनए दोनों ऑप्शन में नहीं रहता तो आप क्रोमोजोम आंसर मारते। क्रोमोजोम भी ऑप्शन में नहीं रहता, आप कोशिका आंसर मारते, ठीक है। इनमें से इनमें उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पत्थर, तेल, नाइट्रोजन। ये हो जाएगा नाइट्रोजन, तेल और पत्थर। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार न्यूनतम होता है? ये जान लीजिए कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है वो घटते जाता है। तो बाएं में क्या रहता है? बाएं में धातु रहता है और दाएं में क्या रहता है? वो धातु रहता है। तो इनमें से सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो अधातु है, वो है सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट, दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। मतलब देखिए, एक मानव जो है वो अनंत दूरी तक देख सकता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर वो 50 सेंटीमीटर साफ साफ दिखता है उसके बाद नहीं देख सकता है, इसका मतलब है ये दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस इसमें 2 ऑप्शन में दिया हुआ। अब हमें एक डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्या आंसर होगा ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्मूला आप वही लगाइएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इससे आप जब f निकालिएगा तो आपको आएगा, f आ जाएगा आपको -1/2। और इसमें डायोप्टर में पूछा गया, डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो f को फिर से 1/f कर देंगे तो 1/-1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी -2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस उपयोग होगा। नेक्स्ट है, ये जो नोट मैं दूंगा, नोट में आपको ये अच्छे से बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सही है। उष्माधारिता, उष्माधारिता जो है ना, जूल
प्रति केल्विन होगा। जूल किलोग्राम ये गलत है, जूल प्रति केल्विन होगा इसका, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी में रहता विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो विशिष्ट लगा देता तब ये आंसर हो जाता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। लेकिन ऊष्माधारिता है तो जूल प्रति केल्विन होगा। श्यानता गुणांक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव अदलहनी फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अदलहनी दिया हुआ है, अदलहनी के लिए प्रयोग के लिए एजिक्टोबैक्टर, क्या है? एजिक्टोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी में आपको दलहनी दे देता तो दलहनी में हम लोग राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हीरा कठोर है और ग्रेफाइट मुलायम है, बिल्कुल सही है। हीरा मुलायम है, ग्रेफाइट कठोर है, बिल्कुल गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही है। हीरा सुचालक गलत हो गया, 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर जी का मान समान होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर जी का मान समान नहीं होता। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन प्रत्येक जगह पे समान नहीं होता, क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है। कितना होता है? न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है। तो समान रहता है तो न्यूनतम अधिकतम क्यों होता? तो ये दोनों पॉइंट भी गलत होगा और फर्स्ट पॉइंट भी गलत होगा, यही सही होगा। पृथ्वी की सतह या ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, सही है। मांसपेशी में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल। संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरण क्षय है, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर पीतल पर हरे रंग का लेप हो जाना। संक्षारण किसका उदाहरण है? तो संक्षारण जो है ये विषमांग अभिक्रिया का उदाहरण भी है और मंद अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है बी और डी दोनों होगा, ठीक है। डिस्कशन किस लिए ज़रूरी है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे आंसर होते हैं जिसमें 2-2 आंसर होता है, लेकिन जो आंसर की दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक दिया हुआ है, इसलिए डिस्कशन ज़रूरी है, ठीक है। जलीय पादप में कौन सा अस्थायी उत्तक पादप को हल्का बनाता है? तो वायु उत्तक जो है पादप को हल्का बनाता है और इसी कारण जो है जलीय पौधे जो होते हैं वो पानी पे तैरते रहते हैं, ठीक है। मृदु उत्तक खाना बनाने में सहायक है, दृढ़ उत्तक मजबूती प्रदान करता है, बस इतना ही याद है। स्थूल कोण कोलेनकाइमा, ये भी तो बहुत, हाँ, लचीलापन, कोलेनकाइमा जो है लचीलापन के लिए काम आता है। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर लेंस की फोकस दूरी, फिर वही आ गया F बराबर 1/d, तो 1/d आ जाएगा। तो इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना करते हैं, तो 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात से होकर गमन नहीं कर सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो निर्वात से होकर गमन नहीं कर सकता है, ये पॉइंट मुझे जो है गलत लग रहा है, और गलत लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी भी माध्यम से गमन कर सकता है, ये जान लीजिए। निर्वात हो, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंग गमन कर सकता है। यांत्रिक तरंग निर्वात एवं किसी भी माध्यम से गमन कर सकता है, निर्वात से गमन नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। मतलब ठोस, द्रव और गैस से गमन कर सकता है यांत्रिक तरंग, लेकिन निर्वात से गमन नहीं करेगा, ठीक है। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य, ये सही है, केवल 3 इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका की तुलना सैनिकों से की जाती है? तो WC की कोशिका की तुलना जो है सैनिकों से की जाती है, क्योंकि ये बीमारियों से बचाने का काम करता है। कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी से नीचे गिराता है, जब पत्थर ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो m दिया हुआ है कितना? 10 kg, g आपको पता है 9.8 और h 5। इसे जब आप गुना कीजिएगा तो 490 जूल आएगा। और आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये भी पता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, तो ऊर्जा जब नष्ट नहीं होता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा 490 जूल ही होगा। किसी टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, कैसी होती है? क्षारीय होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव कांच को तीव्र गति से ठंडा करने पर कांच अपारदर्शी होगा, बिल्कुल गलत है। द्रव कांच को धीमी गति से ठंडा करने पर कांच भंगुर हो जाएगा, ये भी गलत है। द्रव कांच की माध्यम गति से ठंडा करने पर अनिलीकरण कहलाता है, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, देख लेते हैं। हाँ, केवल 3 जो है सही है। एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, जीवों में सर्वाधिक मात्रा में तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको कार्बन है 18%,
हाइड्रोजन 0.5%, ऑक्सीजन है 65%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जलस्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है वह गुरुत्वीय जल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय जल कहलाता है। जो मिट्टी में फंसा हुआ रह जाता है उसे कोशिकीय जल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार नहीं है? पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार इनमें से एडेनिन नहीं है। नेक्स्ट, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशिष्ट भाग अति सघन होकर रेडियो तरंग का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पल्सर नाम दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पितरस, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा असत्य है। क्या होगा? असत्य है। ठीक है, अब आप अगर डिस्कशन नहीं देखिएगा तो ऐसे ही पगलाते रहिएगा कि क्या मैटर है, क्यों गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो आपका दिमाग इसमें ख़राब होता रहेगा। तो मुझे पता चलेगा, मैं डिस्कशन बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है। तो पित्तरस गाढ़ा हरे पीले रंग हल्का अम्लीय द्रव्य है, यही जो है गलत है, यही गलत है क्योंकि अम्लीय नहीं क्षारीय द्रव्य है। ठीक है, पित्तरस, पित्त का महत्वपूर्ण काम है वसा का पाचीकरण करना, सही है। व्यक्ति के शरीर में पित्ताशय निकाल दिया जाए तो वो वसा का पाचन नहीं कर पाएगा, ये भी सही है। मनुष्य प्रतिदिन 600 ml पित्तरस स्रावित करता है, ये भी सही है। पौधों की जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है? ये है कौन सा हार्मोन बताइए? ये हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। ऑक्सीजन जो है पौधे को विकास करने में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये रोकता है विकास करने में। जिबरेलिन जो है पौधे का जो फल होता है उसे एक साथ पकने से रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। मानव कोशिका में अगुणित, अगुणित का मतलब है आधा, हैप्लोइड आधा क्रोमोजोम की संख्या 23 होती है। ठीक है, और गुणित पूछा जाए तो 46। नेक्स्ट, कैंसर रोग में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। किसी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इस बल्ब का प्रतिरोध का मान कितना है? इस बल्ब के प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो R को यहाँ कर दीजिए, P को यहाँ कर दीजिए। P का मान दिया हुआ है 100 वाट और V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो V² P हो जाएगा तो 220 गुना 220 बटा 100 कर दीजिए तो 22 गुना 22 484 ओम हो जाएगा। आगे बढ़े। सागरों की असीम गहराई में अत्यधिक ठंडे संपीड़ित व क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैस को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं मीथेन क्लैथरेट। क्या नाम से? मीथेन क्लैथरेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन में नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या मार सकते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं है तो परमाणु की संख्या ऑप्शन में मार सकते हैं। ये भी नहीं है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजकता जिसको बोलते हैं, अब वो भी आंसर मार सकते हैं। आगे बढ़ें। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? P. वाइवेक्स। क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? खसरा विषाणु के कारण सही है, दाद कवक के कारण, गोनेरिया जीवाणु के कारण सही है, हैजा विषाणु नहीं, हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, H2O की अस्थायी कठोरता का कारण है MgCl2। बड़े आकार के फूल जिनमें सुगंध नहीं होते हैं उन्हें परागण सबसे सामान्य माध्यम है पक्षी, और जिनमें सुगंध होते हैं उनका सबसे आसान माध्यम है कीट। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एस्पिरिन एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि है, बिल्कुल सही है। आइडोफॉर्म का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटाणुनाशक दवाई के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। आज का सीट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सीट पसंद आया होगा, और बिल्कुल पसंद आना ही चाहिए क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ, तो पसंद क्यों नहीं आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है, वीडियो लाइक होते रहता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ तो किए हैं। ठीक है, तो लाइक कर दिया कीजिए। आप बाकी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर का रेट जो है वो बहुत घट गया है, तो आप लोग अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए, और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में 3 चीज़ मिलेगा। 100 क्वेश्चन वाला PDF, 50 क्वेश्चन वाला जो वीडियो देख रहे हैं इसका PDF, और 50 क्वेश्चन वाला मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ उसका भी PDF आपको मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं मात्र 11 रुपये में 1 महीने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।